सर सबसे पहले तो जंग का दूसरा तीसरा दिन है, 8 यानी कि 8 और 9 मई। दूसरे दिन भारत कोई भी एयरबॉर्न करने की जुर्रत नहीं कर सका अपने तैयारों से लेकर। ये शौक था, स्ट्रेटजी थी या कुछ और था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आई एम ऑनर्ड। देखिए, मेरे ख्याल में जो इंडियन एयरफोर्स के साथ 7 मई को हुआ, उसके बाद उनको एटलीस्ट 48 आवर्स लगे सिर्फ ये समझने में कि उनके साथ हुआ क्या है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे आपने जो सारे वेपन्स बताए, राफेल, S-400, अपग्रेड्स ऑन मिराज 2000 एंड Su-30 MKI, ब्राह्मोस और क्या कहते हैं हैरॉक ड्रोन, वो लेने के बाद समझ रहे थे कि वो टेक्नोलॉजिकली भी पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं और वो जो है इनके थ्रू पाकिस्तान को एक कोई सबक सिखा सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि यानी कि पिछले 78 ईयर्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स को हमेशा हराया है टेक्नोलॉजी या जहाजों के नंबर के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपनी आला स्ट्रेटेजी के ऊपर। सही। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन भी वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो उनको एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगे समझने में कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। और इस डर और खौफ की वजह से मुदस्सिर कि क्या वो दोबारा उस तरह ना गिरे जिस दिन वो 7 मई को गिरे थे, उन्होंने अपने जहाजों को एयरबोर्न ही नहीं किया। सही। अच्छा एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान की एरियल और ग्राउंड प्रिपेयर्डनेस कैसी थी इन 2 दिनों की? हमारी बहुत अच्छी थी। हम इस जंग के लिए पिछले मैं कहता हूं कि 2015 से पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारी कर रही थी। और जिस तरह इंडियंस बिहेव करते हैं, खासतौर पे जब से 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई है, जो है उन्होंने क्या कहते हैं एंटी मुस्लिम रिटोरिक के ऊपर अपनी पॉलिटिकल बेस को एक्सपेंड किया है। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त इस इलाके में मुसलमानों का जो मेरे ख्याल सबसे मजबूत नुमाइंदा है वो पाकिस्तान है, इसलिए इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि किसी तरह पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़े। लेकिन उन्होंने जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जैसे उन्होंने 2019 में 2025 से पहले किया था, तो उनको उस वक्त भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और उनके जहाज तो हमारी टेरिटरी में गिर गए थे और अभी नंदन हमारा यानी कि हमने उसको कैप्चर कर लिया। सो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने और पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर किया क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे वेपन्स ले लिए थे, खासतौर पे राफेल और उसके साथ एसोसिएटेड मिसाइल मीटियोर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो अपने राफेल को एम्प्लॉय ही नहीं कर सके। सही। हमने जो अब तो हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की। तो जो नई डोमेन्स एयरफोर्स ने बनाई एयर चीफ मार्शल जहीर के टेक ओवर करने के बाद, वो है स्पेस कमांड बनी, साइबर कमांड बनी, ईडब्ल्यू कमांड बनी और पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स कमांड बनी। और इन चारों कमांड्स को मिला के एक स्टैंडर्ड एयरफोर्स के साथ, जिसमें जहाज और रेडार्स और एसोसिएटेड मिसाइल्स थे, आपने इन 6 डोमेन्स को इस तरीके से उस दिन एम्प्लॉय किया कि इंडिया को समझ में ही नहीं आया, बल्कि एक्चुअली पूरी दुनिया को समझ में नहीं आया। क्योंकि पहले तो ना इस 7 मई को कुछ चीजें दुनिया में पहली मरतबा, मुदस्सिर साहब, दुनिया में पहली मरतबा एक एरियल बैटल हुई जो 3 से 350 किलोमीटर वाइड एरिया पर बनी थी। बिल्कुल। नंबर 2, उधर 100 से ज्यादा जहाज थे जिनके पास BVR मिसाइल्स थे और दुनिया के बेहतरीन BVR मिसाइल्स दोनों साइड्स के ऊपर थे। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स कोई 36 एयरक्राफ्ट वर्सेस 82 एयरक्राफ्ट लड़ रही थी, लेकिन इतने एरिया के अंदर इतने जहाज, इतने पोटेंट जहाजों का होना itself was very was happening for the first time in the world. So पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी स्पेस कमांड को इस्तेमाल किया और उस रेंज पे जहां इंडियन एयरफोर्स अपने आप को रख रही थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के BVR मिसाइल्स की रेंज से बाहर हैं, हमने उनको हिट किया।
और हमने अपने सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया, अपने AEWs को इस्तेमाल किया और उस रेंज पे किया, उनको जाके हिट कि वो खुद परेशान हो गए कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दे दें मुदस्सिर साहब, इससे पहले कि हमारे मिसाइल जो शूटर्स थे उन्होंने राफेल्स गिराए, हमारी साइबर कमांड ने जितने कम्युनिकेशन लिंक्स थे जो जहाजों के बीच में थे, जो जहाजों और कमांड सेंटर्स के बीच में थे, जो जहाजों और क्या कार स्टेशंस के बीच में थे, इन सब को कम्युनिकेशन लिंक्स को डाउनग्रेड कर दिया। हमारी EW कमांड ने जितने उनके सेंसर्स थे, बेशक एयरबोर्न सेंसर्स थे या ग्राउंड सेंसर्स थे, उनको डिग्रेड कर दिया। सो पहले हमारी एयरफोर्स ने जो कमांड्स बनाई थी, उन्होंने एक केओस वाली सिचुएशन वहां पैदा की, और जब वहां उनके राफेल्स और दूसरे जहाज उस केओटिक सिचुएशन में चले गए तो फिर हमारे किलर्स आगे आए और उन्होंने बिल्कुल विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर उन्होंने जो है क्या कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, और इतनी तेजी से गिराए कि फील्ड मार्शल साहब को और एयर चीफ मार्शल जहीर को, पायलट्स को रोकना पड़ा कि और जहाज ना गिराना, ये ना हो कि हम थ्रेशोल्ड के ऊपर बहुत ऊपर चले जाए। सही। तो ये तो बहरहाल जो आपने तैयारी और उसकी एक्सरसाइज जो जंग के दिन में हुई उसकी बताया, लेकिन एक और चीज़ थी, वो ये थी कि इन 2 दिनों में ड्रोन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भेजे गए और उसमें भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ड्रोन वॉरफेयर एक नई इस्तिलाह है, इसके हवाले से कैसे काम करता है और पाकिस्तान के इस हवाले से तैयारी कैसी थी? देखिए, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान आर्मी को भी कि जिन्होंने इनिशियली जब ड्रोन्स ने, हेरॉप ड्रोन ने जो इजराइल का किलर ड्रोन है, ठीक है ना, जब उसने क्या कहते हैं हमारे उनके एक रडार सेंसर को लाहौर के करीब डिटेक्ट किया और वहां जो है उनको पता चल गया कि उनकी ग्राउंड पोजीशन नोट हो गई है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड की। और उसके बाद हमने अपने जो सेंसर्स हैं या तो उनको रिलोकेट किया या हमने इंडिया को वो जो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, ठीक है ना, तो हमने वो कंप्लीटली इंडिया को डिनाई कर दिया। जब हमारे सेंसर्स ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे थे तो ये ड्रोन्स उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी डाउनग्रेड हो गई, और जब हमारे रेडार्स को जीपीएस पोजीशन के ऊपर वो देखने के लिए नीचे आए तो पाकिस्तान ने उनके ऊपर सॉफ्ट किल्स की। सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि आपने राइफल से उनको शूट किया या आपने क्या कहते हैं अपने जैमर्स के करके आपने उनके कम्युनिकेशन लिंक्स को डाउन कर दिया और आपने उनको तबाह कर दिया। सो 7th को और 10th को पाकिस्तान ने अपनी एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की मुदस्सिर साहब कि इन 4